नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड के 21 साल। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन सन 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कई सारे सवाल आज खड़े हो रहे हैं। इन 21 सालों में आखिर विकास की बयार कहां तक पहुंची है। सवाल यह भी कि पलायन के मुद्दे पर सरकार का आगे का रोड मैप क्या है और जिस उद्देश्य के साथ में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया था, क्या वो मकसद पूरा हो पाया है। सवाल कई सारे हैं और इन सवालों पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस प्रदेश सचिव अलका पाल जुड़ रही हैं। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखेंगी वरिष्ठ नेता मीरा सकलानी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज पर। पहला सवाल मीरा जी आपसे। आप सरकार में हैं, 21 सालों में से तकरीबन 10 साल आप सरकार में रहे हैं। जनता को बड़ी उम्मीदें रहती हैं जब जनता वोट डालने के लिए जाती है। और उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिला है कि 5 साल एक पार्टी पर जनता भरोसा जताती है, दूसरे 5 साल दूसरी पार्टी पर जनता भरोसा जताती है। अगर आपकी सरकार के दौरान ऐसे कौन से काम हुए हैं जिसके जरिए मैं ये मान सकूं कि उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है? देखिए रावत जी, जहाँ तक उत्तराखंड राज्य की बात है तो मैं कहना चाहूंगी कि वो भारतीय जनता पार्टी ही थी जिन्होंने पहाड़ की पीड़ा को समझा और उत्तराखंड राज्य दिया। हमें याद है वो राज्य आंदोलन जब चल रहा था, उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब चल रहा था तो 1996 में परेड ग्राउंड में अपने भाषण में माननीय स्वर्गीय पूर्व हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं पहाड़ की पीड़ा को समझता हूँ और पहाड़ की पीड़ा को समझते हुए जब भी केंद्र में भाजपा की सरकार आएगी तो हम उत्तराखंड राज्य के बनाने की मांग जरूर उसमें रखेंगे। और उन्होंने वो किया भी। जैसे भाजपा की सरकार आई उन्होंने वो किया भी। उत्तराखंड की पीड़ा को समझते हुए 2003 में नैनीताल में उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए विशेष औद्योगिक का भी ऐलान किया और दिया भी है उत्तराखंड को। ठीक है। तो मुझे जितना भाजपा ने उत्तराखंड के विकास के लिए सोचा है, चाहे वो 10 साल की ही सरकार में रही है, 10 साल तक ही राज करती रही है सरकार उत्तराखंड में बीजेपी। और उन 10 सालों में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो काम कोई नहीं कर सकता है। चाहे वो महिलाओं के विकास को लेकर के हो, चाहे वो उत्तराखंड के जल को लेकर के हो, जंगल को लेकर के हो, जमीन को लेकर के हो, ये उत्तराखंड की शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर के हो। ठीक है। हाँ, हम मानते हैं। ठीक है। आपने जंगल जमीन की बात की, उसको लेकर के भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि आखिर अगर आप लोगों ने पहाड़ की पीड़ा समझी है, बीजेपी ने पहाड़ की पीड़ा समझी है, तो हर 5 साल बाद बीजेपी को माफ कीजिएगा जनता को कांग्रेस की याद क्यों आती है? सवाल आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले अलका पाल जी से भी मैं सवाल ले लेता हूं। अलका जी, बीजेपी कह रही है कि पहाड़ की पीड़ा जो है वो बीजेपी समझती है। कांग्रेस पार्टी को भी जनता ने मौका दिया 5 साल, फिर उसके बाद अगले 5 साल, 10 साल के करीब आपकी सरकार रही। आपने ऐसा कौन सा काम किया? और फिर अगर आप लोगों ने काम किया तो फिर पिछली जो चुनाव हुए थे उसमें जनता ने आपको नकार क्यों दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए प्रत्येक शहीद को और उनके परिवारों को लिए अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड निर्माण के बाद अगर हम विकास की बात करें तो विकास का एजेंडा सिर्फ कांग्रेस का एजेंडा हमेशा से रहा है। और इसी एजेंडे पर चलकर जब 2002 में एनडी तिवारी जी, जिनको हमारे देश भर में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 2002 से लेकर के 2007 तक हमारे प्रदेश के लिए जो नया राज्य उत्तराखंड बना था उसके लिए उन्होंने शेड्यूल की स्थापना करके पूरे प्रदेश में उद्योगों का एक जाल बिछा दिया था। उसके तहत उन्होंने ये नियम भी निर्धारित किया था कि 70% हम स्थानीय युवाओं को हम उसमें उन उद्योगों में काम करने का मौका देंगे। इसका असर ये हुआ कि हजारों हजार युवाओं को
उत्तराखंड में जो विषम परिस्थितियों में हमारे युवा रहते हैं, उनको हजारों की संख्या में परिवारों को उनके एक रोजगार मिला और जीविकोपार्जन का एक साधन उनको मिला। यह विकास के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम था माननीय एनडी तिवारी जी द्वारा। और साथ ही साथ माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाओं का, बहुत सारे संस्थान, बहुत सारी इकाइयां उत्तराखंड में स्थापित की हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जिस इकाइयों का और जिस संस्थानों का तिवारी जी ने स्थापना इस उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए की थी, लेकिन भाजपा का शासन आने के बाद उन उद्योगों में लगभग हमारी कई उद्योग तो हमारे ऐसे हैं, कई मिले ऐसी हैं, कपास मिले ऐसी हैं कि वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं, ठप हो चुकी हैं। हमारे युवा बेरोजगार हो चुके हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जिस विकास की गंगा को उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने बहाया था और माननीय एनडी तिवारी जी की इस विरासत को, हमारा आगे जो विरासत को, विकास की गंगा को बहाने का काम किया, निश्चित तौर पर मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहूंगी कि माननीय हरीश रावत जी ने, जो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया और अपने शासन काल में पुनः 2012 के बाद कांग्रेस ने अनेक विकास कार्य अपने हाथ। ठीक है, कांग्रेस ने विकास कार्य किए, लेकिन मैं मुझे ये कहते हुए बेहद अफसोस होता है कि जो विकास कार्य किए गए, चाहे बीजेपी ने किए, चाहे कांग्रेस ने किए हैं, पहाड़ी राज्यों में विकास दिखता नहीं है। और माफ कीजिएगा, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो विकास की बयार है वो अभी भी नहीं दिखती और विकास से कहीं ना कहीं अछूते नजर आते हैं। मीरा सकलानी जी, आप सरकार में हैं, आपसे एक बेहद अहम सवाल लेना चाहूंगा। पहाड़ी इलाकों को लेकर के सरकार का विजन क्या है? क्योंकि मानता हूं आपने सड़कों का जाल बिछा दिया है, आपने तमाम सुविधाएं देने की कोशिश की है, लेकिन पहाड़ी इलाकों तक विकास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? उसको लेकर के कुछ सोचा है आपने? देखिए सर, बिल्कुल, अगर पहाड़ी इलाकों के विकास के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं सोचती तो आज जो हम ऑल वेदर रोड की जो बात कर रहे हैं या हम ऋषिकेश प्रयाग रेल मार्ग की जो बात कर रहे हैं वो नहीं होती। अगर हम विकास पहाड़ के विकास की बात कर रहे हैं तो केदारनाथ में जिस तरीके की आपदा आई थी और उस आपदा से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, चाहे वो सेंटर के गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, उससे निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो काम किया है मिलकर के, अगर पहाड़ के बारे में हम भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती तो वो नहीं हो। तो ऐसा नहीं है पहाड़ के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं। हम आज भी जो हम कहते हैं कि पलायन एक मुख्य बड़ी समस्या है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो आज मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना शुरू कर रही है, शुरू कर दी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2020 और 21 में कुल 18 करोड़ की धनराशि स्वीकृत भी की है कि हम लोग छोटे छोटे उद्योग लगा करके जो हमारे युवा पीढ़ी है जो कोरोना काल में वापस भी आई है, घर लौट के आए हैं लोग और घर में ही गए हैं, और जो रोजगार पलायन को रोकने के लिए अगर इस तरीके के पहल कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। ठीक है, पलायन की आपने बात की, पलायन के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं। 2011 से माफ कीजिएगा 2011 तक 968 गांव पलायन की वजह से पूरी तरह से खाली हो चुके थे। 2011 से 2018 तक 734 गांव इसमें और जुड़े। और अगर बात करें पौड़ी में 517 गांव ऐसे हैं जो जनविहीन हो चुके हैं। आंकड़ा मेरे पास और भी है, लंबी लिस्ट है मैम। इसके अलावा अगर कोरोना काल के दौरान मैं बात करूं तो 3.52 लाख, बड़ा आंकड़ा है। इतने प्रवासी वापस लौटे थे। कुछ प्रवासियों ने रुकने की कोशिश भी की, लेकिन अब स्वावलंबी कैसे बने, बात आ जाती है रोजगार पे। रोजगार की समस्या है, अब उसको लेकर के क्या कर रहे हैं आप? रावत जी, देखिए, हम मानते हैं कि अगर तराई की बात करें और पहाड़ की बात करें तो अगर दोनों जगह की तरक्की की बात करें तो निश्चित रूप से पहाड़ कहीं ना कहीं नदारद रहा है। ये सवाल जायज है, लेकिन उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के कदम उठा रही है जी, उन्हीं कदमों के बारे में जानना चाहता हूं मैम कि कौन से कदम, आपका रोड मैप क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी काम कर रही है, चलिए बीजेपी ने पलायन आयोग गठन किया, ठीक है, बीजेपी उसको लेकर के काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जमीन पर असर भी दिखना चाहिए और आगे के रोड मैप को मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें और उत्तराखंड में पलायन रोकने की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है,
जिस तरीके से सहकारिता के माध्यम से छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग ब्याज की लोन युवा साथियों को उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो अपने छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सके, अपना रोजगार सुनिश्चित कर सके। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाँवों तक ले जा रही है, गाँव कर रही है। तो ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पलायन को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। पलायन रोकने के लिए कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे मैं मानती हूँ उसके बावजूद जितने भी चल रहे हैं, जितने भी योजनाएं चल रही है उसको देखते हुए उसके बावजूद भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, ये मैं मानती हूँ। ठीक है, अलका जी से मैं सवाल ले लेता हूं। अलका जी, पलायन के मुद्दे पर बीजेपी जो नेता हैं उन्होंने आपने सुना होगा कि किस तरह से कहा कि पलायन के मुद्दे पर जो है सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि जो सरकार कदम उठा रही है वो काफी है पलायन रोकने के लिए? कांग्रेस का क्या कहना है? नहीं सर, भाजपा ने जितने भी कदम उठाए हैं पलायन को लेकर के वो बिल्कुल नाकाफी है और वो बिल्कुल अपनी तरफ से किए गए प्रयास बिल्कुल धरातल पे शून्य है। इससे पहले जब मैडम ने बात की थी आपदा की, तो मैं उसके विषय में आपको बता दूं कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में जितनी तेजी से गत एक साल से भी पहले ही कम अवधि में भी जितनी तेजी से आपदा से निपटने का कार्य माननीय हरीश रावत जी ने किया था, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड कार्य है। और आज आपदा को लेकर के जितने भी वादे भाजपा की जनता कर रही है वो बिल्कुल ही झूठे ढकोसले हैं। ऐसा कोई भी उत्तराखंड के विकास में आपदा से निपटने के लिए प्रयास भाजपा की सरकार के द्वारा नहीं किया गया। अच्छा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपके पास भी तो कोई रोड मैप होगा। आप क्या करेंगे पलायन रोकने के लिए? उन्होंने तो पलायन आयोग का गठन कर दिया, योजनाएं चला रहे हैं, रोजगार बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। आप क्या करेंगे? सर, मैंने अभी आपसे जैसे कहा कि उत्तराखंड के निर्माण के बाद उत्तराखंड में अगर आपको जो विकास दिखाई दे रहा है और जो विकास है, नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं। मेरा सवाल यह है कि चलिए कांग्रेस ने काम किया, मैं आपको मौका दूंगा, मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाहता हूं, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चलिए आपने काम किया, बीजेपी ने काम किया, नतीजा तो वही ढाक के तीन पात है ना, पलायन रुक नहीं रहा है। आपने भी काम किया, बीजेपी ने भी काम किया, अब आगे क्या करेंगे? बात पूरी कर, ठीक है, कहिए। विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो शुरू करके समाप्त नहीं हो जाती है। विकास जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, उत्तराखंड को जो विकास की राह दिखाई है, इस विकास के एजेंडे पे काम करते हुए भी हम 2022 में आप देखिए, हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सेहत, महिला सुरक्षा, पलायन और युवाओं को रोजगार, इस मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर चलकर, इसी एजेंडे पर चलकर कांग्रेस की सरकार ने काम किया है और आगे भी 2022 में इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। और उत्तराखंड के लिए नए नए उद्योगों की स्थापना कांग्रेस के द्वारा ही होगी, नई नई शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना होगी। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ये देते हैं, लेकिन बेटियों के डेवलपमेंट विकास के लिए कोई ये अपने प्रयास नहीं कर पाते हैं। आप देखिए कांग्रेस के आने के बाद महिला सुरक्षा के साथ साथ महिलाओं को सबल और सशक्त बनाने का कार्य भी हमारी कांग्रेस की सरकार करेगी। इस भाजपा की सरकार में जो उत्तराखंड में कभी भी आज तक एक रिकॉर्ड करके एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की थी, लेकिन आज विडंबना ये है कि उत्तराखंड में दर्जनों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भाजपा ने जो वादा किया था किसानों की आय दुगनी करने का, उनकी कर्ज माफी का और उनके मूल्य निर्धारित करने का, ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई वादा विकास का और किसानों से, युवाओं से पूरा नहीं किया गया है। मीरा जी, आरोप लग रहे हैं बड़े आप पर, आपने कोई वादा पूरा नहीं किया है। जरूर अपने वादे पूरा करेगी। अलका जी, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी। आप जो 2021 जो 2022 के लिए विकास लड़ने की जो बात कर रहे हैं और उन मूल मुद्दों पे, जिन मुद्दों की आप बात कर रही हैं, ये मुद्दे आप 2017 में भी थे और जनता ने आपको किस तरीके से नकारा, आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को। तो आप प्लीज आप इस तरीके की बातें मत कीजिए। जो उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थिति है, उनको देखते हुए जितने विकास कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, भाजपा में इतनी कुवत नहीं है कि वो विकास कार्य विषम परिस्थितियों में और लिमिटेड
सीमित संसाधनों में जो विकास कार्य कांग्रेस ने कर दिए हैं, वो विकास कार्य करना कहीं भी भाजपा की योग्यता के पैमाने में नहीं आते हैं। ठीक है, मैडम मैं आपको ठीक बता है। देना चाहती दोनों हूँ। मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि एक एक करके अपनी बात रखें, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से लड़ेंगे तो फिर जो बात है ना वो लोगों की समझ में नहीं आएगी और चर्चा जो है वो मुद्दा जो है वो भटकता हुआ नजर आएगा। गैरसैंण को लेकर के मैं सवाल पूछ लेता हूं। मीरा जी, आपसे शुरुआत करूंगा। जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था तो गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग तब से उठ रही है। 21 साल हो गए। कांग्रेस ने विधानसभा बनवा दी, वहां पर विधान भवन बनवा दिया। बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको घोषित कर दिया, लेकिन अभी भी उत्तराखंड जो है ना एक स्थायी राजधानी की तलाश में है। क्या कहेंगे इस पर, और गैरसैंण के मुद्दे पर क्या स्टैंड है बीजेपी का? देखिए, जहाँ तक गैरसैंण की बात है, गैरसैंण में कांग्रेस ने कहा था कि हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। उनकी सरकार रही, बस उन्होंने भी राज कराया। तो उन्होंने इस मुद्दे पे काम क्यों नहीं करा? ठीक है, उनसे मैं पूछूंगा, उनसे आप बीजेपी का पक्ष रखिए ना। ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात भाजपा ने करी और भाजपा ने उसको धरातल पे दिखाया भी, वहाँ उस पर काम भी किया है। ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है। और भाजपा ने जो अपने एजेंडे में 2017 अपने एजेंडे में जो भाजपा ने रखा था उसको भाजपा ने पूरा किया है। और आप जो भी चीजें बची होगी अब अगले 4 महीने में उसको पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि गैरसैंण को लेकर के भाजपा बिल्कुल सो गई है। गैरसैंण को लेकर के भाजपा ने जो किया, भाजपा ने सिर्फ एक बात बोली थी कि हम बता दीजिए आप 4 महीने में क्या करेंगे? हेलो जी, आप 4 महीने में क्या करेंगे? आप कह रहे हैं ना कि 4 महीने का वक्त है, 4 महीने में करेंगे। क्या करेंगे 4 महीने में? देखिए, जहाँ तक गैरसैंण की बात है, गैरसैंण के लिए तो भाजपा ने कहा कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, बना भी दी। नहीं, आपने उसके बाद ये भी कहा ना कि 4 महीने में करेंगे, तो वही मैं समझना चाह रहा था कि आप 4 महीने में ऐसा क्या कर देंगे गैरसैंण के मुद्दे को लेकर के कि जो मुद्दा 21 साल से नहीं सुलझा है वो आप 4 महीने में सुलझा देंगे। 4 महीनों की बात हम ये कर रहे हैं कि 4 महीनों में हमारे हमने जो 2017 में जो कमिटमेंट किए थे वो कमिटमेंट अभी निरंतर चल भी रहे हैं और उनको इन 4 महीनों में हम उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हम गैरसैंण राजधानी को लेकर के बिल्कुल भी हम लोगों के मन में बिल्कुल भी ऐसी कोई झुंझुनी तस्वीर नहीं। हम बिल्कुल क्लियर है इस बात को लेकर के कि जो हमने कहा था वो हमने किया है। अलका जी, गैरसैंण के मुद्दे पर कांग्रेस का क्या रवैया है? क्योंकि सरकार तो आपकी भी रही, आपने भी। बिल्कुल जी देखिए सर, अगर जहाँ तक मंशा की बात है, धरातल पे अगर गैरसैंण के विषय में अगर काम किया है, क्षेत्र में काम किया है, तो केवल कांग्रेस ने काम किया है। वो करोड़ों रुपए लगा करके जितने निर्माण कार्य किए गए हैं रावत जी, वो इसी उद्देश्य से किए गए हैं कि हमें वहाँ स्थायी राजधानी उत्तराखंड को गैरसैंण की कांग्रेस को बनानी है। और हम इस वादे पे अपने कायम है, अडिग है। हमारी सरकार अगर आती है 2022 अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए राजधानी गैरसैंण के रूप में हम लोग देंगे। ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए। 10 साल तो आप भी सरकार में थे। हमारे निर्माण कार्य वहाँ स्थापित हो चुके हैं, इस बात का पर्याप्त प्रमाण है। तो अगर आप ये वादा कर रहे हैं जनता से कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो वो गैरसैंण को राजधानी बनाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम 100% इस वादे में अडिग है कि अगर हम 2022 में शासन में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो गैरसैंण को पूर्ण रूपेण स्थायी राजधानी उत्तराखंड की बनाया जाए। मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही है, कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमने उत्तराखंड का विकास किया है। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमने जो है विकास को लेकर के तमाम काम किया, चाहे गैरसैंण की बात हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पहाड़ी इलाके हो, चाहे मैदानी इलाके हों। तो जनता नकार क्यों देती है? एक एक करके इस सवाल का जवाब दूंगा मैं। सबसे पहले मीरा जी, आप जवाब दीजिए। 5 साल जनता भरोसा जताती है आप पर, उसके बाद क्या कमी लगती है जनता को कि आपको दोबारा मौका नहीं देते हैं? आपने कुछ रिसर्च तो किया होगा, इसको लेकर के सर्वे करने की कोशिश की होगी, क्या कमियां रह जाती हैं? रावत जी, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जिस प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने 2017 में भाजपा को सत्ता में लाया था, आप देखिएगा 2022 में भी वही होने वाला था, है ना। और वो 2022 में वो इसलिए होगा क्योंकि इन 5 सालों में जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं प्रदेश में, उस विकास कार्यों का नतीजा होगा कि 2022 में भाजपा की सरकार वो उसी प्रचंड बहुमत फिर से लौटेगी।
ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के आपसे मैं सवाल ले लेता हूँ। आपने कहा कि विकास कार्य हुए हैं। मीरा जी, 1147 विशेषज्ञ डॉक्टर के स्वीकृत पदों में से केवल 493 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं 10 तरह के विशेषज्ञ डॉक्टरों में से 50% भी नहीं है। किस बात पर जनता वोट देगी आपको? अगर आप स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक कैसे पहुंचेंगी, ये बता दीजिए आप मुझे। देखिए रावत जी, प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में आप बताएं क्या पहाड़ में डॉक्टरों को नहीं भेजा गया? क्या जिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे उन हॉस्पिटल में डॉक्टर भेजे नहीं गए हैं? या आज की तारीख में हम देखें पहाड़ का कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि हर बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पहाड़ के हॉस्पिटल में नहीं है, कि वैसे ही डॉक्टरों की कमी चल रही है, तो वहाँ नहीं है। हर हॉस्पिटल में वो स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ कोई डॉक्टर ना हो, है ना। दूसरी बात स्वास्थ्य को लेकर के कि हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये पूरी कोशिश की है कि गांव में जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है उनको उपलब्ध कराई गई है। ऐसा नहीं है कि नहीं कराई गई है। हम मानते हैं क्योंकि विकट भौगोलिक परिस्थितियां हैं पहाड़ की, वहाँ पे बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी, वो अभी उपलब्ध नहीं हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कारण कई सारी चीजें हैं। कुछ चीजें तो ये है कि हमारी लिंक रोडें नहीं बनने, जिससे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रही है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से आज भी हर गांव स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं कई ऐसे हैं जो अभी तक अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और कनेक्टिविटी की वजह से कई गांव ऐसे भी हैं जहाँ से हम लोग आप देखते हैं, हम सभी लोग देखते हैं, हम सभी पहाड़ से हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत ही परेशानियों के चलते किस तरीके से लोग हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं। तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, डॉक्टरों की कमी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरपूर कोशिश करी है कि जितने भी सीएचसी है उस पे कम से कम एक डॉक्टर तो उपलब्ध रहे और एम्बुलेंस उपलब्ध रहे, ताकि इमरजेंसी में हम करीब उनको किसी तरीके का वो कर सकें। ठीक है, अलका जी आपसे सवाल लूंगा मैं अब। बीजेपी तो आपके सामने चुनौती है ही, और पिछले चुनाव में जिस तरह का बीजेपी ने प्रदर्शन किया था उसके बाद चुनौती कहीं ना कहीं बड़ी भी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, तो चुनौती दोहरी लग रही है ना आपको? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं भी मैदान में नहीं है। कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। हमारे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और भाजपा दो ऐसे विकल्प हैं, इनके अलावा यहाँ तीसरे विकल्प में कोई अस्तित्व नहीं है। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कराती हूँ। और आगे आने वाला समय 2022 से कांग्रेस का है। लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। तो जितनी महंगाई की मार हमारे प्रदेश की जनता और देश की जनता झेल रही है, आज आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए आज बहुत मजबूर हो चुका है, और किसी भी तरीके से उसका अपना जीवन संघर्ष में हो चुका है। आज अगर हम बात करें रोजगार की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, तो हर मोर्चे पे आदमी अपने आप को, उत्तराखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लेकिन इन्हीं सारी मुद्दों से जब आगे कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, और जनता के लिए सबसे पहले तो महंगाई कम करने का काम हम लोग करेंगे सत्ता में आने के बाद। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों के रेट हो, चाहे रसोई गैस सिलेंडर के रेट हो, आज हालात क्या है? आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। सिलेंडर के रेट 1000 से ऊपर पहुंच गए। आप क्या इस बात का यकीन कर सकते हैं कि जिसकी महीने में कोई दैनिक जो आय है उसकी जब उत्पन्न हजारों में होगी, और वो हजार रुपए का अगर सिलेंडर लेता है, तो वो किस तरीके से तुम अपने परिवार में अपने बच्चों को पालेगा, बच्चों को शिक्षा दिलाएगा? अच्छा, महंगाई की बात करें, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा अलका जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। महंगाई की आप बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने, आपको याद होगा, अभी हाल ही में एक्साइज ड्यूटी कम की थी पेट्रोल डीजल पर। आप मुझे कांग्रेस का एक दूसरा राज्य बता दीजिए पंजाब के अलावा जिसने वैट कम करने की जहमत उठाई हो। तो हम कैसे मान लें कि उत्तराखंड में जो है विकास करेंगे? आप बातें तो आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर कुछ भी नहीं। पंजाब में हमारी सरकार है, इससे आपको साफ कांग्रेस की मर्जी जाहिर हो गई है। तो पंजाब के अलावा छत्तीसगढ़ में भी तो आपकी सरकार है। महंगाई की मार ना पड़े,
इसी तरीके से इसी आधार पर पंजाब में भी तो चुनाव है ना कि आम आदमी कम से कम भारत के अंदर सर उठा के तो जी सके। एक साधारण व्यक्ति अपना जीवन जो जिसका एक सीधा साधा जीवन होता है, रोजी रोटी, अपने बच्चों को पालना पोसना, ठीक है। जब हमारे देश की जनता सुखी होगी तभी तो देश तरक्की करेगा। ठीक है। इस देश की भागीदारी में, देश की विकास में आम आदमी का भी तो बराबर का योगदान है। ठीक है, ठीक है। मीरा जी से सवाल ले लेता हूँ, दोनों मेहमानों से एक आखिरी सवाल मैं जरूर लूंगा। मीरा जी, आप मुझे 5 ऐसी वजह बता दीजिए कि जनता आप पर भरोसा करे, और जो तिलिस्म चला आ रहा है कि एक बार में कांग्रेस की सरकार, एक बार में बीजेपी की सरकार, वो तिलिस्म टूट जाए, क्या करेंगे आप ऐसे? रावत जी, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये जो एक भाजपा और एक बार कांग्रेस वाली की परंपरा है, ये 2022 में खत्म होगी। आप देख रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाती तो उनके विधायक जिस तरीके से अभी से विधायक की छोड़ करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वो नहीं ये काम करते हैं। दूसरी बात, आम जनता को ये विश्वास हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। कांग्रेस पार्टी अपना कांग्रेस के रीजन विषय को क्लियर नहीं कर पा रही है, तो जनता के विकास की क्या बात करेगी। तो मैं एक पूरे भरोसे के साथ और पूरे विश्वास के साथ आपको ये बात कह रही हूँ कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आ रही है। जी अलका जी, बीजेपी नेता कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, जनता को आप पर भरोसा नहीं है, कैसे जीतेंगे चुनाव? फिर तो मुश्किल हो जाएगी। उनके विधायकों को भरोसा नहीं है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने झूठे वादे किए हैं, झूठे सपने हमारे युवाओं को दिखाए हैं कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन इस तरीके का देश और प्रदेश नहीं चलेगा। धरातल पे काम करने से प्रदेश चलेगा। जिस परिवार में अगर युवा हमारा बेरोजगार होगा, युवा ही तो एक ऐसा इकाई है कि देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अगर हमारा युवा बेरोजगार होगा, अगर हमारे बच्चों के पास शिक्षा नहीं होगी, अगर हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, तो हम कहाँ से विकास की बात कर सकते हैं। कांग्रेस इन्हीं मुद्दे पे काम करेगी, इन सारे एजेंडे पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन सब मुद्दों पे ठोस रूप से कांग्रेस ने काम किया है। आगे कांग्रेस का विजन भी इन्हीं मुद्दों पर काम करेगा। ठीक है, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहूंगा। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन, ये 4 उसके मुद्दे में, जो उसके 4 मुख्य मुद्दे हैं, वो उसके एजेंडे में रहेंगे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी पर जनता को भरोसा नहीं है। अब दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। अलका पाल जी, आपने कांग्रेस का पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा मीरा सुखलानी जी, आपने सरकार का पक्ष रखा, सरकार का विजन समझाने की कोशिश की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सरकार का पक्ष हमारे साथ में रखा। सवाल बड़ा उठता है, हमने बात की और गंभीरता से दोनों पक्षों की बात सुनी। दोनों पार्टियां ये कहती हुई नजर आई कि जब बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी ने उत्तराखंड के विकास के लिए काम किया। जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने भी उत्तराखंड के विकास की दिशा में काम किया। सवाल उठता है कि जब विकास के काम दोनों सरकारों ने किए, तो फिर आज उत्तराखंड में रोजगार की दिक्कत क्यों है, पलायन बड़ी समस्या क्यों है, शिक्षा का स्तर ऊपर क्यों नहीं उठ रहा है? हाँ, मैं मानता हूं कि सरकार की ओर से उत्कृष्ट विद्यालय योजना जैसी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन दूर सुदूर पहाड़ी इलाकों में शिक्षा, स्कूलों में शिक्षक, ये भी अभी बड़ा मुद्दा लगातार बना हुआ है। इसके अलावा गैरसैंण को लेकर के जब दोनों पार्टियों का रुख जो है एकदम स्पष्ट है, तो फिर उत्तराखंड को स्थायी राजधानी क्यों नहीं मिली है? सवाल कई सारे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विकास के काम किए गए हैं तो फिर उत्तराखंड में विकास की बयार नजर क्यों नहीं आ रही है, और खासतौर पर पहाड़ी इलाके विकास से अछूते क्यों हैं? ये सवाल बड़े हैं और हर साल 9 नवंबर के दिन उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चाएं की जाती हैं, विकास को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन पहाड़ आखिर कब तक बदहाली के आंसू रोता रहेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और अगर नेताओं ने, पार्टियों ने विकास के काम किए हैं तो फिर हर बार जनता को दूसरा विकल्प क्यों तलाशना पड़ जाता है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। उम्मीद करेंगे कि सियासी पार्टियां उत्तराखंड के विकास की आड़ में
सियासी रोटियां सेकने के बजाय उत्तराखंड के विकास की दिशा में काम करती हुई भी नजर आएंगी, ताकि उत्तराखंड के लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिल सके। हाँ, ये पूरी दुनिया मानती है कि उत्तराखंड के लोग बेहद मेहनती होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तराखंड के लोगों को मेहनत करने के लिए दूसरे राज्यों का रुख कब तक करना पड़ेगा। उम्मीद तो यही करेंगे कि इन सब मुद्दों पर सियासी पार्टियों का ध्यान जाएगा और उत्तराखंड में विकास की बयार असल मायनों में देखने को मिलेगी और उत्तराखंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।